हेलो गाइस, आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे साइंस 1 का चैप्टर 1 ग्रेविटेशन। ये स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक का मैं पढ़ाने जा रही हूँ। सो मैंने ये वीडियो इस हिसाब से बनाया है कि जिन लोगों के पास भी टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है वो भी इस वीडियो को देखकर इस चैप्टर को आराम से पढ़ लेंगे। इस वीडियो को और आगे के सारे पार्ट्स को देखकर ये चैप्टर एकदम अच्छे से समझ लेंगे। सो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम अच्छा है, आप इसे देख लीजिए। आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से, टेक्स्ट बुक के बिना भी इस चैप्टर को समझ लेंगे। तो आप अपने साथ में एक बुक और पेन ले लीजिए। जो भी मैं पढ़ाते वक्त बोलती जाऊँगी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है, तो उसे नोट करते रहना, ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो आपको वो बाद में काम आए नोट्स याद करने के टाइम पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टेक्स्ट बुक के चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन। सो इसमें ये बताया है कि न्यूटन, सर इसैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज की है। तो ये स्टोरी हम सबको पता है कि वो एप्पल के ट्री के नीचे बैठे रहते हैं और वो जब एप्पल जब वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है तब वो सोचते हैं कि वर्टिकली क्यों गिरा, हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं गिरा, या ये अर्थ पे क्यों गिर रहा है। ठीक है, ये सब वो सोचते हैं। वर्टिकली मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में और डाउनवर्ड मतलब नीचे की पोजीशन में, ऐसे ही सब सामान गिरता है, सही। तो वो ऐसा सोचते हैं और बहुत सारे रिसर्च के बाद में वो इस बात पे कंक्लूड करते हैं कि अर्थ कोई तो फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहते हैं ना हम, ग्रेविटेशन भी एक तरह का फोर्स है। तो अर्थ कोई भी, सॉरी द स्पेलिंग रॉन्ग है, अर्थ कोई भी फोर्स से कोई हम जो भी चीज़ें हैं उससे अट्रैक्ट करता है। तो फिर उन्होंने ये बात सोची कि अगर एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा क्या, ऐसा उन्होंने सोचा। और मून को भी रिलेट किया उन्होंने, मून और सोलर सिस्टम से भी रिलेट की बातें कि मून, सन, ये सब भी क्या इसी फोर्स से चलते हैं। तो इसका आंसर है हाँ। जब अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करता है तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, मगर अर्थ एप्पल पे नहीं गिरता है, एप्पल अर्थ पे गिरता है, राइट। एप्पल इसलिए गिरता है क्योंकि एप्पल का मास कम है, अर्थ का मास ज़्यादा है, इसलिए। और मून जो है, मून भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ के आसपास भटक रहा है। ठीक है, आगे हम ये पढ़ेंगे कि वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा या फिर वो उधर ही क्यों रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के आसपास। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में। सो इधर हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इधर सेकंड टॉपिक दिया हुआ है फोर्स एंड मोशन, बट उससे पहले इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट पढ़ लेते हैं, जो इसैक न्यूटन के बारे में है। तो आपको नोट करना है, तो ये नोट कर लीजिए उनकी बर्थ डेट। ऐसे ज़्यादातर पूछते नहीं हैं, बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए तो नोट कर लीजिए। तो उनकी बर्थ डेट है 1642 से लेकर 1727। सो इधर क्या बताया कि ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, रिसेंट टाइम के बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये इंग्लैंड में बॉर्न हुए हैं, जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, और इक्वेशंस ऑफ मोशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और उसे अपनी बुक में लिखा है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपिया। अब प्रिंसिपिया बुक लिखने से पहले कैपलर, ये भी एक साइंटिस्ट है, ये भी इसैक न्यूटन की तरह एक रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक प्लानिटरी मोशंस के ऊपर 3 लॉज बनाए थे। ये भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ये 3 लॉज, ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लानिटरी मोशंस के इन्होंने 3 लॉज बताए थे, मगर हाँ, वो लॉज के पीछे का रीज़न नहीं बताए थे कि प्लैनेट्स जो उन्होंने लॉज दिए थे उसमें ऐसा था कि प्लैनेट इस वजह इधर ऐसा रिवॉल्व करता है, तो वो रीज़न नहीं बताया था कि किस वजह से वो उस पोजीशन में है। तो इन लॉज को इसैक न्यूटन ने डिराइव किया था, उन्होंने सारों को रीज़न, सारे लॉज का रीज़न पता किया था, डिराइव किया था कि ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा न्यूटन ने बहुत सारा काम किया है, लाइट के ऊपर बहुत रिसर्च की है, हीट के ऊपर, साउंड के ऊपर, मैथमेटिक्स में भी उन्होंने मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच ही खोल दिया था जिसका नाम था कैलकुलस। ठीक है, ये अपनी नॉलेज के लिए रखिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर आपकी नॉलेज के लिए ये जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाता तो आप इससे याद ही नहीं करेंगे।
और ये सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, न्यूटन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया था। ठीक है, तो इधर इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ख़त्म होता है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है फोर्स एंड मोशन। तो आपने हमेशा ये बात देखी होगी कि फोर्स नेसेसरी है, फोर्स ज़रूरी है कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों चेंज करने के लिए। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड चेंज करने के लिए फोर्स नेसेसरी है। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आपके भागने की स्पीड बढ़ेगी। और हाँ, अगर आपको कोई भी चीज़ का मोशन बदलना है, अगर जैसे कि अगर कोई स्टोन है वो एक जगह पे स्थिर है, ठीक है, तो अगर आपको उसको हिलाना है, उसके मोशन को चेंज करना है, तो आपको उसके ऊपर फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि आप दूर से खड़े होकर बोल देंगे कि स्टोन हिल जाओ, तो वो हिलेगा नहीं, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक इधर ही ख़त्म होता है। उन्होंने ऐसा बताया था फोर्स एंड मोशन में कि फोर्स ज़रूरी है किसी भी चीज़ का स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलने के लिए। थर्ड टॉपिक है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों लगभग सेम ही हैं, बट हाँ, इनमें एक फ़र्क है, ये मोशन है और ये फोर्स है, बट दोनों के नाम से पता चलता है कि दोनों एक सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों सर्कल से रिलेटेड है, ये पता चलता है नाम को देख के। तो इसमें आपको टेक्स्ट बुक में एक ट्राई दिस एग्जाम्पल दिया है, जिसमें बोला गया है कि अगर आप खड़े हैं एक जगह पे और आपने एक धागा लिया, ठीक है, और उसमें एक स्टोन अटैच कर दिया और आप उसको घुमा रहे हो। ठीक है, ऐसे ऐसे आप घुमा रहे हो, बहुत स्पीड से घुमाते गए और अचानक से आपने उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये स्टोन टेंजेंट बन के, टेंजेंट क्या होता है, जो टेंजेंट सर्कल का एक लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे छू के, खाली एक पॉइंट पे छूता है एक्सटर्नली, तो उसको टेंजेंट कहते हैं। तो वो टेंजेंट बन के निकल जाएगा, वो स्टोन सीधे डायरेक्शन में भाग जाएगा। ये पता चलेगा आपको एक्सपेरिमेंट करके। जिसके पास टेक्स्ट बुक है तो वो इमेजेस देख सकते हैं, ऐसा ट्राई दिस में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये बताया कि मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग वी आर पुलिंग द स्टोन टुवर्ड्स अस। आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हो। सपोज ये सर्कल का सेंटर है, तो ये सेंटर की तरफ फोर्स आ रहा है ना, आप इधर से फोर्स दे रहे हो, तो इसलिए वो घूम रहा है ऐसे चारों तरफ। बट जैसे ही आप छोड़ते हो, वो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भाग जाएगा, मतलब निकल जाएगा उधर से। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग। इन दिस केस स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन which is the tangent to the circle at the position of the stone. अभी इधर क्या बताया है कि जो अगर हम लोग, इन्होंने एक 5 रुपी कॉइन का भी एग्जाम्पल दिया है, जो 5 रुपी कॉइन का भी एग्जाम्पल दिया है, जो अगर आप उसको घुमाते हैं, जैसे कि जो भी कॉइन होता है उसको अगर हम लोग एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में घुमाते रहते हैं और अगर उसको हम लोग छोड़ देंगे तो वो भी एक टेंजेंट बन के निकल जाएगा। तो इधर इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया है, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। A force acts on an object, on any object moving along a circle. A force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called centripetal force. तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए अपनी बुक में, ताकि आप इसे बाद में नोट्स याद करने के टाइम पे याद कर लीजिए। तो ये डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, अब फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। अब ये स्टोन हमारा ऑब्जेक्ट है इधर,
और इसकी मोशन की जो पाथ है, इसका जो मोशन का पाथ है वो सर्क्यूलर है। तो अब फोर्स एक्ट्स ऑन, ये फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, इधर से फोर्स एक्ट हो रहा है उधर, मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। फोर्स किधर डायरेक्टेड है? सेंटर की तरफ। हम लोग सेंटर पे ही उसको पकड़ रहे हैं और घुमा रहे हैं। चाहिए तो आप लोग ये अपने घर पे नहीं, आप किधर ओपन एरिया में जाके ट्राई कीजिएगा। अगर घर पे करेंगे तो फिर स्टोन जिधर भी जाएगा तो सामान को तोड़ सकता है। तो अगर ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए। तो आप इधर से पकड़ेंगे इस थ्रेड को, और जब इधर से घुमाने लगेंगे तो फोर्स तो आप बीच में से दे देना, सेंटर में से। और जब स्टोन इधर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, मतलब सारे इधर जो इन्होंने दिए हैं वो सब इधर से मैच हो रहा है। फोर्स एक्ट्स ऑन द एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल, और ये डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और जिस मोशन में ये घूम रहा है इसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स में यही फ़र्क है। तो अगर एग्ज़ाम में इन दोनों में से किसी एक का डेफिनेशन पूछेंगे तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि इसका डेफिनेशन इसमें लिख देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। दोनों का अच्छे से समझना है और डेफिनेशन भी अलग अलग याद करना है, क्योंकि वो साउंड दोनों का सेम है बट दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है। और इधर सेंट्रीपिटल का मतलब बताया, सेंट्रीपिटल का मतलब है सेंटर सीकिंग। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग। और इधर मून का एग्जाम्पल दिया, इधर देख के हमें लग ही रहा होगा कि मून भी इसी तरह काम करता है। अगर इसे हम अपना अर्थ समझे और इसे मून समझे और ये एक इनविजिबल फोर्स समझे दोनों के बीच में, तो हम लोग इसे इस सेंट्रीपिटल फोर्स को मून और अर्थ पे जॉइन कर सकते हैं। ठीक है। और क्या बताया है कि जो मून है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अर्थ के आसपास घूम रहा है, और सारे प्लैनेट्स जो भी 7 या 8 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, सारे के सारे सन के आसपास इसी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही घूम रहे हैं। कोई तो फोर्स है सब प्लैनेट्स और सन के बीच में जिसकी वजह से सब एक दूसरे के आगे पीछे घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम इधर तक ही रुकेंगे। अगली वीडियो में हम कैपलर्स लॉ और उसके आगे के टॉपिक्स को सीखेंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए जो 10th स्टैंडर्ड में हैं। और हाँ, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। सो टाटा, बाय बाय।